नमस्कार। IQAC आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक एवं शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र रामानुजन महाविद्यालय के सहयोग से उत्कृष्ट शिक्षक बदलती दुनिया में चुनौतियां और अवसर विषय पर आयोजित इस 2 साप्ताहिक रिफ्रेशर कोर्स के 33वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम लोग धीरे धीरे शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। आज के बाद एक दिन का और 3 सत्र बाकी है। इस बीच हम सब ने विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, शिक्षा के अलग अलग एस्पेक्ट और नई शिक्षा नीति के संदर्भ में उत्पन्न होने वाली चुनौतियां और अवसर तमाम विषयों को लेकर के इंद्रधनुषी व्याख्यानों और प्रस्तुतियों का आप सबने आनंद लिया। आप सबकी सहभागिता, निरंतर टिप्पणी और प्रश्न, ये सब उस सजगता का प्रमाण है कि आप इस पूरे रिफ्रेशर कोर्स के दौरान किस तरह से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आप लोगों का आभार। मैं आज के हमारे वक्ता, जाने माने हिंदी के आलोचक, शिक्षाविद प्रोफेसर कमलानंद झा जी है हमारे बीच उपस्थित है। मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की ओर से प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष झा की ओर से मुझे लगता है कि कुछ देर में वे भी जुड़ जाएंगे। IQAC और इस कार्यक्रम के कन्वेनर डॉक्टर विनीता तुली की ओर से और तमाम टीम और प्रतिभागियों की ओर से आपका स्वागत है। आज आप हमारे बीच औपचारिक शिक्षा की चुनौतियां विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। मैं आपको व्याख्यान के लिए माइक सुपुर्द करने से पहले संक्षेप में आपका परिचय अपने प्रतिभागियों के समक्ष रखना चाहूंगा। प्रोफेसर कमलानंद झा ने 100 से अधिक नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति एवं निर्देशन किया है। आप हिंदी की साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में लगातार आलोचना लेखन करते रहे हैं। आलोचना, वागर्थ, बहुवचन, नटरंग, हंस, कथादेश, बया, तद्भव, परिषद पत्रिका, परिकथा आदि हिंदी की तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपके आलोचनात्मक लेख, शोधालेख आदि प्रकाशित होते रहे हैं। आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं तुलसीदास का काव्य विवेक और मर्यादा बोध, जो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। पाठ्य पुस्तक की राजनीति, जो अपने विषय की बिल्कुल अलहदा किताब है, ये ग्रंथ शिल्पी से प्रकाशित है। मस्ती की पाठशाला, ये भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित है। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की श्रेष्ठ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित है। और होती बस आंखें ही आंखें, यात्री नागार्जुन का रचना कर्म विकल्प प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके अलावा भी कुछ पुस्तकें और महत्वपूर्ण पुस्तकों में आपकी रचनाएं संकलित हैं। अभी हाल ही में आपकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक मैथिली उपन्यास समय समाज आज सवाल प्रकाशित हुई है। NCERT के राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 में विषय विशेषज्ञ के रूप में आप शामिल रहे हैं। साथ ही आपने वहां की हिंदी पाठ्य पुस्तकों का संपादन भी किया है। इग्नू, UGC, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय
तथा मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के लिए अपने विपुल पाठ्य सामग्री का लेखन निर्माण किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के उपरांत अपने सीएम कॉलेज दरभंगा, हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दक्षिण बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य किया और संप्रति आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। शिक्षा, पाठ्यक्रम आदि विषय पर आप निरंतर लिखते रहे हैं, सोचते रहे हैं। वर्तमान समय में जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके क्या चैलेंजेज हैं, उसकी क्या चुनौतियां हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आप अपनी बात रखेंगे और आपके व्याख्यान के पश्चात जो भी प्रश्न हमारे प्रतिभागियों का होगा उस पर हम अंतिम सत्र के अंत में एक संवाद रखेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत आभार। मैं आपको माइक सौंपता हूं सर। प्रोफेसर कमलानंद झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधरम जी, आपने कुछ अधिक ही विस्तार से मेरा परिचय दे दिया है और प्रतिभागियों की अपेक्षाएं उसी रूप में होंगी। हो सकता है कि मैं उसमें सफल ना हो पाऊं। बहुत ही मौजूद विषय पर आप लोगों का ये रिफ्रेशर कोर्स है। तो सबसे पहले हम महाविद्यालय द्वय आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज और रामानुजम कॉलेज के प्रति कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण रिफ्रेशर कोर्स में जो उत्कृष्ट शिक्षक बदलती दुनिया में चुनौतियां और अवसर विषय पर मुझे भी एक सत्र प्रतिभागियों के साथ साझा करने का अवसर मिला है। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज कई चुनौतियां एक साथ जो है वो इस औपचारिक शिक्षा के साथ आ गई हैं। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी ब्रेख्त की कविता उद्धृत करना चाहूंगा, जो आज की ही नहीं बल्कि जब से औपचारिक शिक्षाएं रही हैं उस समय से चुनौती रही है, जिस चुनौती की बात ब्रेख्त इस कविता में कर रहे हैं। और आज जो समकालीन जो समस्याएं हैं औपचारिक शिक्षा के सामने में, उसमें तो ये बहुत क्लियर है। तो वो 4-5 पंक्तियों की कविता है। कविता देखने में बिल्कुल साधारण सी लगती है लेकिन बात बहुत असाधारण कहती है। कविता है कि अध्यापक अक्सर मत कहो कि तुम सही हो। अध्यापक अक्सर मत कहो कि तुम सही हो, छात्रों को उसे महसूस कर लेने दो खुद ब खुद। सच को थोपो मत, सच को थोपो मत, यह ठीक नहीं है। सच के हक में बोलते हो जो, उसे सुनो भी। सिर्फ वाचाल शिक्षक ही अच्छे नहीं होते हैं, उत्कृष्ट नहीं होते हैं, बल्कि वैसे भी शिक्षक उत्कृष्ट होते हैं जो विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सुनने की भी कोशिश और सच को सुनने की भी कोशिश करते हैं। अब मैं विषय पर बात करूं तो जितनी भी शिक्षा की पद्धतियां रही हैं, वो पद्धतियां जब अपनी सार्थकता खोने लगती है, उसके बाद कोई पैरेलल पद्धतियां सामने आती, जब वो उन चुनौतियों को सामना करने में सक्षम नहीं हो पाती। यार ये परंपरा से सिद्ध है। दूसरी बात है कि प्रत्येक समय की औपचारिक शिक्षाएं अपने समकालीन राजनीतिक सत्ता तंत्र से मुठभेड़ करती है। सबसे बड़ी चुनौती उसको उस समय के राजनीतिक तंत्र के सामने होती है, क्योंकि प्रत्येक शासन व्यवस्था शिक्षा को अपनी दिशा और अपने विचार के हिसाब से चलाना चाहती है। लेकिन शिक्षा का जो एक महती उद्देश्य है, उसका एक स्थिर वो उद्देश्य है, लेकिन उसकी चुनौतियां उससे सामना करनी पड़ती है। और हम सभी लोग जानते हैं किस तरह की जो अभी गोष्ठियां हो रही हैं, उसकी पृष्ठभूमि में जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है,
2020 राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति वो शिक्षा नीति है, और उसमें किस तरह से शिक्षा, शिक्षक और जो बदलती दुनिया है उसमें उस शिक्षा नीति कैसे अपने को लोकेट करती है, उसको केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे जो औपचारिक शिक्षा को जो अभी शिक्षा है उसको जो जबरदस्त झटका लगा है वो नई शिक्षा नीति से। तो मैं आपको बाद में उस पर आऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ मैं बात करना चाहूंगा कि किस तरह से भारत में औपचारिक शिक्षाएं विकसित हुई हैं और कौन से मॉडल को हमारी नई शिक्षा नीति ऑप्ट करना चाहती है। तो सबसे पहले जो हमें भारत के परंपरा में जो औपचारिक शिक्षाएं रही हैं वो गुरुकुल की शिक्षा रही है, और गुरुकुल की शिक्षा की बहुत कुछ विशेषताएं थी और कुछ अपनी सीमाएं थी। उसमें ये था कि राज्य पोषित, तकरीबन राज्य पोषित नहीं था। वहां विद्यार्थी आते थे और वो भिक्षाटन करके गुरुकुल में लाते थे और गुरु पढ़ाते थे, लेकिन वहां गुरु अकेले होते थे। जबकि हम जानते हैं कि शिक्षा की निर्मिति जो है वो व्यक्ति या कोई एक घटक नहीं कर सकता है, ज्ञान की निर्मिति सामूहिक रूप से होती है। तो वहां की एक सीमा ये थी कि वह व्यक्ति केंद्रित गुरुकुल की शिक्षा थी। दूसरी बात वहां ये थी कि सबों के लिए शिक्षा वहां निर्धारित नहीं थी, यानी कि जो राजवंश के बच्चे होते थे और जो उच्च वर्ण के बच्चे होते थे वही गुरुकुल में शिक्षा ले सकते थे। मतलब आज की शब्दावली में कहें तो शिक्षा का जो एक सार्वजनिक रूप है और जो लोकतांत्रिक जो रूप है वो चीजें वहां नहीं थी। कुछ खास लोगों के लिए शिक्षा सीमित थी। उसके बाद तो इस तरह की शिक्षा के पैरेलल में एक दूसरी शिक्षा विकसित हुई, और स्वाभाविक है कि शिक्षा अपने सत्ता तंत्र के साथ आती है, तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली उसके समानांतर में विकसित हुई। और उस शिक्षा में जो गुरुकुल की शिक्षा थी, ध्यान देने की बात है कि एक और चीज वहां थी। समाज एकेडमिक्स दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में शास्त्रार्थ तो था, लेकिन गुरुकुल में जो है वो विद्यार्थियों से सवाल पूछने का अधिकार नहीं था और सबों को शिक्षा नहीं थी, जिसकी कई कहानियां वो कर्ण के रूप में हो या एकलव्य के रूप में हो वो हम सब लोग जानते हैं। तो उसके पैरेलल में जो बौद्ध धर्म की शिक्षा विकसित हुई, जो ईसा की 6वीं शताब्दी में उस हम सब लोग परिचित हैं, और वो इतना पहली बार देश में शिक्षा का एक तरह से समझिए तो एक व्यापक फलक से दर्शन होता है और शिक्षा का जनतांत्रिकरण वहां होता है। अब उसमें क्या था, तो मठ और विहार होते थे जो मुख्य रूप से अधिकांश वित्त पोषित होते थे। स्टेट उनको फिनांस करता था। क्यों फिनांस करता था? क्योंकि उसका फलक इतना व्यापक था, जो शिक्षक भी बहुत सारे शिक्षक होते थे और देश देशांतर से विद्यार्थी आते थे, तो वो कोई व्यक्तिगत नहीं कर सकता था। तो उस जमाने में जो बड़े लोग होते थे, धनी लोग होते थे, और जो स्टेट होता था उससे मदद ली जाती थी। बड़ी बात ये थी कि उस विश्वविद्यालय में प्रवेश वर्ण कुल गोत्र के आधार पर नहीं था, बल्कि वहां प्रवेश था आपकी गुणवत्ता के आधार पर। एंट्रेंस टेस्ट होता था, वो आप कर जाएं उसके बाद। इसके कई उदाहरण हैं। एक बहुत बड़े उदाहरण है जीवक कुमार, जो प्राचीन भारत के बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य। वो पिता का नाम उनको पता नहीं था और वैश्या पुत्र थे जीवक कुमार, और बहुत बड़े ये हुए। तो कहने का मतलब है कि एक समता परक लोकतांत्रिक जनतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था बौद्ध ने विकसित किया। और हम जानते हैं कि हमारा शिक्षा को लेकर के हमारे देश का नाम अगर कुछ है, जो तक्षशिला, विक्रमशिला
नालंदा और काशी और कश्मीर, ये सारी चीजें हम जानते हैं, उससे हम ऐतिहासिक धरोहर से परिचित हैं। एक बहुत बड़ा अंतर, दो मॉडल हमारे सामने में है, एक गुरुकुल का मॉडल है, एक बौद्ध शिक्षा का मॉडल है। गुरुकुल का जो की भाषा थी, शिक्षा का जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, जो माध्यम की भाषा थी, वो संस्कृत थी। हम सब जानते हैं कि संस्कृत वहां कुछ चंद लोग जो पढ़े लिखे के लोगों की थी, लेकिन बौद्ध संघ की जो विश्वविद्यालय की जो भाषा थी वो लोक भाषा थी, वो प्राकृत थी, अपभ्रंश थी, जो उस समय के लगभग आम लोग बोलते थे। लेकिन इस बौद्ध के जो पोषित जो विश्वविद्यालय थे, उस विश्वविद्यालय को हिंदुस्तान से खदेड़ दिया गया और वो चीजें नहीं रह पाई। तो अब सवाल है कि दो मॉडल है, जब आजादी मिली उसके बाद ये दो मॉडल हमारे शिक्षाविदों के सामने में, औपचारिक शिक्षा के दो मॉडल थे। अब ये है कि कौन सा मॉडल अपनाया जाए। एक तीसरा मॉडल भी था जो महात्मा गांधी का था और विलक्षण मॉडल था वो भी, और वो इस मॉडल से, बौद्ध मॉडल से मिलता जुलता था। हाँ, वो नई तालीम थी। तो उसमें डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन मिला जुला के बौद्ध और नई तालीम को रखा गया, जिसमें सबों को शिक्षा दी जाए, अधिक से अधिक स्कूल, सार्वजनिक स्कूल हों, अधिक से अधिक विश्वविद्यालय हों। ये मॉडल आजादी के बाद जो देश के हमारे कर्ता धर्ता हुए, उन लोगों ने चुनाव किया। नई शिक्षा नीति में बार बार एक गुरुकुल को मॉडल के रूप में देखने की कोशिश की गई है, और हम लोगों ने गुरुकुल की एक सीमाओं और संभावनाओं को देखा है। ये खुद सोचने का विषय होता है कि हमें कौन सा मॉडल, अगर हमें दो मॉडल हैं तो किसको अपनाना चाहिए। तो ये एक शिक्षा की जो औपचारिक शिक्षा की जो एक परंपरा से चली आ रही, उसके बारे में था। अब है कि जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा थी, उसको जो सबसे पहला झटका लगा, वो लगा आपको दूरस्थ शिक्षा से, डिस्टेंस एजुकेशन से। और जब डिस्टेंस एजुकेशन आया तो जो औपचारिक शिक्षाएं थी वो उनकी चूलें हिलने लगी थी। पहले बता दें कि औपचारिक शिक्षा, आप सभी जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा हम उसको कहते हैं जिस शिक्षा में शिक्षा का जो स्थान निर्धारित हो, समय निर्धारित हो, पाठ्यक्रम निर्धारित हो, ये एक औपचारिक शिक्षा। जैसे स्कूल, कॉलेज, फेस टू फेस जो शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा हो, वो गुरुकुल परंपरा की शिक्षा हो या बौद्ध संघ की परीक्षा, ये शिक्षा हो, या आजकल स्कूल कॉलेज की शिक्षा हो, ये सारी शिक्षाएं औपचारिक शिक्षाएं ही हैं। लेकिन औपचारिक शिक्षाओं के स्वरूप और उसके अंतर वस्तु में थोड़ा बहुत अंतर होता रहता है। लेकिन पहली बार जब दूरस्थ शिक्षा देश में आई, तो जो बनी बनाई हमारी औपचारिक शिक्षा थी, उसको लगा कि अब हमारी चूलें हिल जाएंगी। हालांकि दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य कुछ अलग था, और उद्देश्य बहुत पाक था, बहुत बढ़िया उद्देश्य था। वो उद्देश्य था कि जो वर्किंग लोग हैं, जो वर्किंग महिलाएं हैं, जो हमारे विकलांग हैं, जो स्कूल कॉलेज बहुत मुश्किल से आ सकते हैं, उनको शिक्षित किया जाए। जो बहुत दूर दराज में हैं, जहां तक स्कूल कॉलेज हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनके लिए था। लेकिन पता नहीं, राजनीति को और प्रशासक को पैसे बहुत जल्दी सूझते हैं, तो धीरे धीरे वो शिक्षा क्या हो गई, सबों के लिए होने लगी, और धड़ाधड़ लोग दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करने लगे। लेकिन फाइनली होता ये है कि फेस टू फेस एजुकेशन का जोड़ा नहीं होता है। फिर बाद में दूरस्थ शिक्षा ने अपनी कमियां को देखते हुए कोशिश की कि संडे वनडे को या कुछ अलग से वर्कशॉप करके फेस टू फेस शिक्षा दी जाए। कुछ प्रायोगिक सवाल ही नहीं थे कि वहां के प्रायोगिक हो पाए, तो प्रायोगिक के लिए भी स्थान बनाने की कोशिश की, और अनियमित छात्रों को भरना शुरू किया, क्योंकि पैसे सीधे उसमें आ रहे थे। तो फिर बाद में अभी 5-10 साल पहले कुछ संख्याओं पर पाबंदियां लगी, और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि अधिकांश विश्वविद्यालयों ने एक दरवाजा डिस्टेंस एजुकेशन का खोल लिया, क्योंकि वो आय का स्रोत था।
एक शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी जहां आय लग रहे थे, एक शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी जहां से आय आ रहा था, तो स्वाभाविक है। लेकिन जो इतना बड़ा जो प्रचंड फर्क था आय जाने का और आय आने का, तो इसमें गुणवत्ता में भी फर्क पड़ना था। और धीरे धीरे लोगों को समझ में बात आ गई कि जिसको डिग्री चाहिए, अब कोई मान लीजिए बीए ये बैंक में नौकरी करता है और उसको इंक्रीमेंट चाहिए, तो उसको जो है सुबह बीए की डिग्री कहीं किसी विश्वविद्यालय के डिस्टेंस एजुकेशन से कर ले। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के फेस टू फेस का, देखिए 1 लाख समस्याएं फेस टू फेस एजुकेशन की भी हैं। और जब तक दूरस्थ शिक्षा नहीं आई थी या ऑनलाइन नहीं आई थी, हम लोग फेस टू फेस शिक्षा की सीमाओं के लिए लड़ते थे। लेकिन जब उसकी दूसरी चुनौतियां आती हैं और उसमें ज्यादा भयानक समस्याएं होती हैं, तो बात आ जाती है नागनाथ और सांपनाथ की, कि आप किसके साथ होते हैं। तो जो अपेक्षाकृत कम जहरीला सांप है, हम उसके साथ जाने की कोशिश करते हैं कि समाज के लिए कौन बेहतर शिक्षा है। तो धीरे धीरे आम लोगों की भी समझ में बात आ गई कि दूरस्थ शिक्षा और फिर फेस टू फेस शिक्षा में लोगों की आस्था जमने लगी। ठीक है, पैसा कमाने का है और पैसा आ भी रहा है, आना भी चाहिए, तो ये चीजें आई। अब है कि जो नई शिक्षा नीति आई और उस नई शिक्षा नीति ने औपचारिक शिक्षा को अभी ठीक से आई भी नहीं है। और जो शिक्षाविद हैं, जो गंभीरता पूर्वक शिक्षा पर बातचीत कर रहे हैं, वो उनको लगता है कि जो अभी तक गुरुकुल से लेकर के अभी तक की जो शिक्षा थी, जो फेस टू फेस लर्निंग था, उस पर अब आंच आने वाली है, और वो है ऑनलाइन शिक्षा। ये ऑनलाइन शिक्षा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में बार बार ऑनलाइन शिक्षा की वकालत की गई है और अधिक से अधिक ऑनलाइन शिक्षा को, और ऊपर से महामारी ने इस ऑनलाइन शिक्षा को लाने में एक कैटलिस्ट का काम कर दिया है, भयानक रूप से कैटलिस्ट का काम किया है। क्योंकि हम देख रहे हैं, अभी आप बताइए कि स्कूल खुल रहे हैं जहां बच्चों को ज्यादा संभावना है, जो थर्ड वेव बच्चों के लिए ज्यादा भयानक है और ज्यादा संकटपूर्ण है, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मतलब ऑनलाइन शिक्षा की आदत डालने की भी एक प्रैक्टिस है कि भाई भविष्य में ऑनलाइन शिक्षा होगी, तो उसकी थोड़ी बहुत आदत भी लोगों में डले तो चले, जब तक ये चल रहा है। और यूजीसी के पत्र वगैरह भी जो है वो आ रहे हैं कि ऑनलाइन 40% पर जोर डाल रहे हैं कि पाठ्यक्रम का 40% ऑनलाइन शिक्षा हो। अब ऑनलाइन शिक्षा की बहुत सारी संभावनाएं हैं और उसकी जो संभावनाएं हैं उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वो सारी संभावनाएं फेस टू फेस एजुकेशन का विकल्प नहीं, ये उसके सहायक तत्व हो सकते हैं। आप फेस टू फेस शिक्षा को अधिक से अधिक आधुनिक, अपडेट और प्रासंगिक, सार्थक, अर्थवान बना सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। क्योंकि ऑनलाइन जो शिक्षा है वो सबसे जो बड़ी, बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं, वो ये है कि ऑनलाइन शिक्षा और वैयक्तिक प्रणाली को बढ़ावा देती है। ये ऑनलाइन व्यक्ति विहीन ये है, जो मानव की जो मतलब प्रकृति की समझ है उसके बिल्कुल विपरीत है। और मानव मन को जो आकार देने का, मानव मन को जो प्रभावित करने का, स्वरूप देने का, जो जीवंत मानव जो संपर्क है लाइफ टू फेस का, उसकी भूमिका को एक सिरे से ऑनलाइन शिक्षा नकारती है। हम जानते हैं कि जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और ऑनलाइन शिक्षा इस सामाजिक प्राणी होने की पूरी अवधारणा को ही जो है वो खारिज करती है। अब मान लीजिए कि महामारी में मजबूरी में ऑनलाइन शिक्षा हुई। पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक गांधी जी पर लेख है कि मजबूरी नहीं मजबूती का नाम महात्मा गांधी। तो ये मजबूरी की शिक्षा को
नई शिक्षा नीति मजबूती की शिक्षा के रूप में जो है स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये एक जो है वो चिंताजनक बात है। और ये हम नहीं कर रहे, हम तो एक सादा अदना से मास्टर आदमी है, हम क्या कहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय कहते हैं। वो एक दूसरे प्रसंग में उन्होंने मतलब न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा कि डिजिटल साक्षरता अभी दूर की कौड़ी है। मैं खुद सर्वोच्च न्यायालय की ई कमेटी का अध्यक्ष हूं। मैंने इन समस्याओं को देखा है। पूरे सुप्रीम कोर्ट में जो डिजिटल माध्यम है उसके वो अध्यक्ष हैं और वो कह रहे हैं कि अभी जो, क्योंकि भारत जो है वो गांव का देश है। आगे सुप्रीम कोर्ट एक बात और कहती है जिसको हम लोगों को सुनना चाहिए। वो कहती है कि डिजिटल प्रक्रिया शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई को बढ़ाती है और असमानता को रेखांकित करती है। और यह किस तरह से रेखांकित करती है असमानता को, कि भारत गांव और शहर, उसको मैं आगे जो औपचारिक शिक्षा के सामने जो चुनौतियां आई हैं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, उसको मैं आगे में बताऊंगा। अब है कि जिस हिसाब से महिमा मंडित चारों तरफ से ऑनलाइन शिक्षा की जा रही है, तो सीधा सीधा एक एग्जाम्पल आप हम लोग ले लेते हैं कि भारत के लिए हो सकता है ये नया हो या 5-10 साल पुराना हो, लेकिन विश्व के जो विकसित देशों के जो टॉप विश्वविद्यालय हैं उनके लिए तो वो 30-40 साल से ऑनलाइन को वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने भी, जो टॉप विश्वविद्यालय हैं, उन लोगों ने भी शिक्षा को फेस टू फेस, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा का जो माध्यम है उसी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। अभी तक उन लोगों ने ऑनलाइन उसको नहीं किया है। हाँ, कुछ कुछ कोर्सेज फिर दूसरे रास्ते से पैसा कमाने के लिए कुछ कुछ कोर्सेज को उन लोगों ने ऑनलाइन किया हुआ है, जो देश विदेश का आदमी, विकासशील देशों का आदमी समझता है कि हमको ऑक्सफोर्ड की एक छोटी डिग्री मिल जाएगी, मिल भी जाती है, उसका लाभ ले भी लेते हैं। तो उसके रूप में मेजर जो कोर्सेस हैं, मेजर जो डिग्रियां हैं, वो सारे फेस टू फेस माध्यम से, औपचारिक माध्यम से ही पढ़ाई होती है। अब एक दूसरी बात मैं भारत के संदर्भ में कहने जा रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ऑनलाइन शिक्षा है। ये ऑनलाइन एजुकेशन जो पुराना जो शिक्षा की व्यवस्था की पितृसत्तात्मक शिक्षा व्यवस्था थी, उसको अधिक से अधिक मजबूत करेगी। क्योंकि जैसा पहले कहा गया कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, आज अगर अधिकार दिया जाता तो यह रेशियो, जो स्त्रियों की जो शिक्षा का रेशियो इतना निम्नतर दर्जे का है, वो नहीं होता। तो ये प्रमाणित करता है कि ये जो हमारी मानसिकता में जो दी गई है वो चीजें हम कैरी कर रहे हैं। ये फिर से एक बार हम लोग उसको मजबूत करने की, आजादी के इतने वर्षों के बाद धीरे 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 उसको हम लोगों ने, अनुपात को देश ने बढ़ाया था। लेकिन ये ऑनलाइन शिक्षा जो है उस पितृसत्ता की कैसे बात करेगी। जो स्त्रियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उसको काम से फुर्सत नहीं है। अब जो स्कूलेज हैं, कॉलेजेज हैं, अगर स्कूल कॉलेज में हमने अपनी बेटी बहनों का नाम लिखा दिया तो घंटा, 4 घंटा, 2 घंटे के लिए वो घर के एकदम घोटू वातावरण से अलग वो स्कूल कॉलेज जाती हैं। एक नई दुनिया से, एक नए समझ से उनका साक्षात्कार होता है। ये ऑनलाइन शिक्षा क्या करेगा, घर ही में रहो और घर ही में पढ़ो। तो घर ही में कोई गेस्ट आ गया, उसके लिए क्लास के बीच में चाय भी बनाओ। घर ही में आ गया, मम्मी बीमार हो गई हैं तो खाना भी घर ही में रह करके बनाओ। तो पढ़ाई क्या खाक करो। और लड़कियां 4-4 घंटे मोबाइल लेके बैठ जाएंगी। अब वो क्लास कर रही हैं कि अपने युवा मित्रों से चैटिंग कर रही, ये किसको पता है। तो बर्दाश्त, नाकाबिले बर्दाश्त होगा जो पितृसत्ता है, कि जो बार बार कह रहा है कि लड़कियों को मोबाइल मत दो, ये सारी समस्या की जड़ मोबाइल है। वहां घर मोबाइल से लड़कियां पढ़ेंगी तो निश्चित रूप से ये समस्याएं हैं ऑनलाइन शिक्षा में, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगली बात है कि जो हमारा भारत का परिवेश है,
जो सामाजिक संरचनाएं हैं, जो आर्थिक स्थितियां हैं, वैसे में ऑनलाइन का जो है वो आप लगा दें, करा दें, वो दूसरी बात है, लेकिन शिक्षा नहीं होगी। क्योंकि अधिकांश जो घर हैं वो एक घर के लोग जिसमें एक रूम होता है और उसमें 4-5 लोग रहते हैं। अधिकतम जो हमारी जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जो 80% हैं, उनके पास एक कमरे का घर होता है और एक कमरे के घर में 4-5 भाई बहनें होते हैं, माता पिता होते हैं, उसी में सगे संबंधी भी होते हैं। अब बताइए कि ऑनलाइन जो क्लास करेंगे, इतने लोगों के बीच में क्या पढ़ाई हो सकती है? दूसरी बात है कि एक ही टाइम में 2-3 भाई बहनों का क्लासेज हो रहे हैं, क्या सबके पास एंड्रॉइड फोन हो सकता है क्या? इतना मजबूत डाटा हो सकता है क्या? मैं जानता हूं डाटा की कितनी किल्लत होती है। जिस प्रकार से जियो ने मुफ्त में और सस्ते में डाटा उपलब्ध कराया, अब जब लोगों की आदत बन गई है, तो अब डाटा की कीमत देखिए कि बढ़ती जा रही। वो भी जितना डाटा देते हैं उतना पता नहीं देते हैं कि नहीं देते हैं। पहले 1.5 GB डाटा में पूरा काम मैं कर पाता था, अब 1.5 GB डाटा में मैं प्योर मतलब मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं कि उस डाटा में भी घट्टी नाप तौल जोक होता है कि नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ मामला है जरूर। तो कहने का मतलब है कि जो घर का परिवेश है वो ये इस चीज की इजाजत नहीं देता है। जो अगली जो चुनौतियां ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से है, जिससे हम सभी लोग जुड़े हैं, वो है कि इसके पीछे का उद्देश्य है कि शिक्षा पर बजट खर्च कम करना। टोटल बजट कम नहीं करना, उसकी फिर दूसरी बात है टोटल बजट का क्या होगा। शिक्षा पर खर्च करना, और शिक्षा पर खर्च में शिक्षकों पर ज्यादा खर्च होता है। बहुत आंख लगती है कि भाई सरकार के जनता के कर के पैसे से जवाहरलाल विश्वविद्यालय चलता है, लेकिन जनता की निगाह नहीं जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुलिस जांच कर रही है दिल्ली दंगा का, तो वो कर के पैसे की बर्बादी कर रही है, बिना मतलब का कुछ जांच ही नहीं चल पा रही है। तो कहने का मतलब है शिक्षकों पर पैसा लगता है, ये व्यवस्था को असुविधाजनक लगता है। और फेस टू फेस शिक्षा और जो औपचारिक शिक्षा का केंद्र है शिक्षक और विद्यार्थी, और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की आवाजाही, शिक्षक और विद्यार्थी का मुखामुखम, यही उसका प्राण तत्व है। और ये ऑनलाइन शिक्षा इसी प्राण तत्व पर डाका डालने का जो है वो काम करता है, और एक तरह से ये शिक्षक विहीन शिक्षा होगी। कहने के लिए एकाध शिक्षक होंगे, विषयवार शिक्षक होंगे, कहीं कोई गलत छप के आ जाएगा, फॉन्ट दूसरा आ जाएगा, कबीर को फबीर पढ़ा जाने लगेगा, तो उसके लिए कोई टीचर होंगे कि पढ़ेंगे नहीं नहीं ये कबीर ही लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षक की भूमिका जो है वो नगण्य रह जाएगी। और हमारे इस सेमिनार का विषय ही है उत्कृष्ट शिक्षक। तो जब शिक्षक ही नहीं तो फिर उत्कृष्टता और गुणवत्ता की कुछ खास बात जो है सो होगी नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जो पीएचडी विद्यार्थियों को करा रहे हैं, शोध करा रहे हैं, ये एक चुनौतियां हैं औपचारिक शिक्षा की कि ऑनलाइन शिक्षा में हमारी बेरोजगारी जो पढ़े लिखे शोधार्थी और विद्यार्थियों के लिए बहुत निराशाजनक स्थितियां और कुंठा पैदा होगी। फिर पढ़ के क्या करेंगे जब पढ़ के वहां आगे उनके लिए अवसर नहीं है। आज ही अमर उजाला के अलीगढ़ विशेषांक ने शोधार्थियों का एक बातचीत कराई है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें। शोधार्थियों ने अपनी बातें रखी हैं, आज के अमर उजाला में मैंने देखा है, बहुत प्रमुखता से उसको छापा है। उसमें चिंतित हैं वो शोधार्थी कि आगे हम लोगों का क्या होगा, शोध करके क्या करेंगे। अगर मान लीजिए ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षकों की उतनी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और उसकी भूमिका एक तैयार इस अर्थ में हो रही है कि सालों से शिक्षकों की बहाली केंद्रीय विश्वविद्यालय में नहीं हो रही। तो कहने का मतलब है कि ये एक जो चुनौती है, और जो ऑनलाइन शिक्षा का की जो रणनीति है उसको हमारे प्रतिभागियों को समझना चाहिए, क्योंकि इसमें डाटा का एक बहुत बड़ा खेल है। और जो शिक्षा की सबसे
खराब चीज है कि व्यक्तिवादी शिक्षा, शिक्षा को कभी भी व्यक्तिवादी एक कोई व्यक्ति या दो कोई व्यक्ति या चंद व्यक्ति शिक्षा पर अधिकार कर ले तब शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं होगी। और जो ऑनलाइन शिक्षा है ये डाटा केंद्रित शिक्षा होगी और जिसको सर्वेलांस कैपिटलिज्म कहते हैं, यानी कि निगरानी पूंजीवाद। और पूरे वैश्विक स्तर पर ये जो सर्वेलांस जो कैपिटलिज्म है ये बहुत ज्यादा मुखर रूप में आ रहा है। और हम जानते हैं कि ये जो हमारे देश में जो ये निगरानी पूंजीवाद है इस पर एक आध लोगों का जो है वर्चस्व है, वो उनके मुट्ठियों में है। अब एक छोटा सा डाटा मैं दे रहा हूं कि ये जब कुछ लोगों के मुट्ठियों में है तो ये हो क्या रहा है। मतलब 2020 तक 56 करोड़ 45 लाख जो है लोग डाटा का यूज कर रहे थे, यानी कि एंड्रॉयड फोन का यूज कर रहे थे, जो प्रति माह 620 करोड़ 95 लाख जीबी लगभग इतना खर्च हो रहा था। अब ये जीबी जो पैसे जो होते हैं वो है कि 5588 करोड़ 85 लाख 50 हजार अमेरिकी डॉलर होते हैं, ये इतने रुपए होते हैं। अब आप बताइए कि जब पूरी तरह से 40% भी पाठ्यक्रम का ऑनलाइन शिक्षा हो जाएगी तब कितना डाटा का उपयोग होगा, मतलब वो असीमित है। और वो डाटा कुछ चंद लोगों के पास, जियो जैसे लोगों के पास वो जाएगा। और जब डाटा जिनके पास होगा, मतलब कहने का मतलब है कि आज इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि हमारी जो निजता है वो कितना बची हुई है, इस डिजिटल माध्यम में नहीं बची हुई है। तो शिक्षा पर कौन सी सामग्री अपलोड होगी, कौन सी सामग्री दी जाएगी, मतलब उसका मुखिया, उसका वाइस चांसलर एक तरह से वही होगा जो डाटा का सिकंदर होगा। यानी कि शिक्षा घुमा फिरा करके उस डाटा के मालिक के पास होगा। और यूं ही मुकेश अंबानी अपने एक साक्षात्कार में नहीं कहते हैं कि वो कहते हैं कि पहले जो है वो तेल रुपया होता था और अब जो है डाटा रुपया होगा। यानी कि देखिए कि जो विश्व के जो बदलता स्वरूप है, जो आर्थिक स्वरूप है, जिस प्रकार से तेल की मारामारी थी वो तेल की मारामारी रहेगी, लेकिन उसके समानांतर जो है वो डाटा की मारामारी भी हो रही है। विश्व में जो कोई भी हो उस मारामारी में, लेकिन भारतवर्ष में यह एक चिंता का विषय है। अब देख लीजिए, यही अगर भारत सरकार के पास ये अधिकार होता, हमारे BSNL के पास होता तो अच्छी बात थी। लेकिन किस षड्यंत्र के तहत BSNL को जो है सो वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट स्टूडियो बना दिया गया, मतलब 4G डाटा उसको दिया ही नहीं गया। तो इस तरह से एक सत्ता तंत्र की एक रणनीति होती है, ये कोई अभी की सरकार की नहीं होती है, वो प्रत्येक सत्ता तंत्र की होती है। कोई बहुत मुखर रूप में इसमें होते हैं, कोई कम मुखर होते हैं, लेकिन किसी चीज को खत्म करके हम नई चीज को ला सकते हैं। यूं ही सरकारी शिक्षा व्यवस्था या यूं ही मीडिया जो तंत्र है हमारा सरकारी, उसको वो अपने आप में खराब नहीं हुआ है, उसको सायास खराब किया गया है, प्राइवेट स्कूल को खराब किया गया है। नहीं तो मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग जो खराब हुए हैं, एम्स कहाँ खराब हुआ, वो भी सरकारी है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज कहाँ हुआ है, लगातार मैं जुड़ा हुआ हूं। और आत्माराम सनातन धर्म दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकांश कॉलेजेस, JNU जो बड़े, वो भी सरकारी है। यानी कहने का केंद्रीय विद्यालय अभी भी क्यों अच्छे चलते हैं, हमारे मधुबनी का स्कूल क्यों नहीं अच्छा चलता है, हमारे गांव का स्कूल क्यों नहीं अच्छा चलता है। सीधी सी बात है कि सरकार जिसको चाहेगी अच्छा चले वो अच्छा चलेगी, सरकार जिसको चाहेगी अच्छा नहीं चले वो नहीं चले। तो कहने का मतलब है
कि ये तर्क नहीं है कि सरकारी व्यवस्थाएं चूंकि खराब हो रही हैं, इसलिए मैं उस पर अभी बाद में आऊंगा। तो ये चीजें, अब एक चीज जो औपचारिक शिक्षा के सामने में आज की तारीख में जो ये समकालीन मामला है, जो प्रखर चुनौतियां जो सब आई हैं, वो हैं शिक्षा में आलोचनात्मक बौद्धिकता को कुंद करने का या उसको विलोपित करने का एक सजग सचेत प्रयास। हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय जो है वो अपने आप को एक अलग और एक अपने आप को सजीव ज्वलंत मुद्रा में खड़ा तब करता है जब वहां सभी तरह के विचार और ज्वलंत बहसों को स्थान दिया जाता है। बहुत बड़े विश्व के एक चिंतक हैं, शिक्षाविद रहे हैं, पाउल फ्रेरे, आप सभी लोग उनका नाम जानते होंगे। उनका एक पंक्ति का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। वो कहते हैं कि कोई बौद्धिक प्रयास यदि आलोचनात्मक नहीं है तो उसका शैक्षिक महत्व नहीं है। कहने का मतलब है कि शिक्षा का मतलब ही है आलोचनात्मक होना। और हम इन दिनों बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन दिनों कहीं से भी समाचार आ जाता है कि उस शिक्षक ने थोड़ी बहुत आलोचना किसी राजनीतिक विचारधारा के की तो उसको सस्पेंशन का आ गया। कोई सामूहिक संगोष्ठी में ये इस विषय पर रखा तो उसको रोक दिया गया कि इस विषय पर आप संगोष्ठी नहीं कर सकते हैं। चूंकि समय निर्धारित है इसलिए मैं प्रत्येक का एक रेफरेंस नहीं दे पा रहा हूं, अलग से कभी बातचीत होगी तो अलग अलग रेफरेंस में भी मैं दूंगा। तो कहने का मतलब है कि शासन तंत्र इस तरह से करता है, पूर्व के शासन भी करते रहे हैं, लेकिन करने के ढंग में एक फर्क रहा है, एक शालीनता, एक कम ज्यादा रहा है। लेकिन आज वो चीजें बहुत मुखर रूप से सामने आ रही हैं। तो ये एक औपचारिक शिक्षा के सामने में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का सामना हम सभी को मिलके ही करना होगा। एक जो सब दिनों से जो औपचारिक शिक्षा के सामने में बहुत बड़ी चुनौती रही है, उस चुनौती के बारे में मैं आपको चाहूंगा कि उसको शेयर करूं, उस पर बातचीत करूं। वो है कि शिक्षा को काम की दुनिया और ज्ञान की दुनिया के बीच का एक सामंजस्य होना चाहिए था और एक आवाजाही होनी चाहिए थी। इसको अलग अलग करके देखा नहीं जाना चाहिए था और ऐसी शुरू भी हुई। जो नई तालीम थी वो इसी चीज की बात थी। कुछ लोगों ने नई तालीम पर सवाल उठाया कि ये व्यावसायिक शिक्षा है। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि ये व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा है जो हिंदुस्तान में उत्पादन की जो पद्धति है, शैली है, कारीगरी और जो निपुणताएं मौजूद हैं, उनके जरिए हम किस प्रकार से आधुनिक ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, इसकी कोशिश है। यानी कि ये एक शिक्षा शास्त्रीय रिश्ता है कि कैसे हम काम को और ज्ञान को एक दूसरे से अलग नहीं समझें। तो जो हमारी औपचारिक शिक्षाएं रही हैं, जो बाद में आजादी के बाद से ऑप्ट की गई, उसमें भी ये फर्क रहा है। लेकिन अब जो ऑनलाइन शिक्षाएं आ रही हैं या जो शिक्षा का जो निजीकरण व्यापक पैमाने पर करने की जो व्यवस्था है, उसमें तो कर्म का जो काम काज की दुनिया है और जो ज्ञान की दुनिया है, वो दो ध्रुव हो जाएंगे। और वो दो ध्रुव हो जाने में सीधे सीधे होगा कि जो काम के जो शिक्षक संस्थाएं होंगी, जिसको हम लोग कहते हैं व्यावसायिक शिक्षा केंद्र, उससे स्किल्ड मजदूर पैदा होंगे। एक संस्थान हमारे यहाँ होगा जो मजदूर पैदा करेगा और एक दूसरा संस्थान होगा जो अधिकारी पैदा करेंगे।
तो इस तरह से जो औपचारिक शिक्षा जो रही है उसके सामने में थोड़ी सी बात आजकल बहुत चर्चा में है, जो शिक्षा के निजीकरण पर भी, उस पर मैं चाहूंगा कि थोड़ी बात करूं, क्योंकि शिक्षा की जो औपचारिक शिक्षा के सामने में ये एक जो स्वरूप रहा है हमारे देश में, जो आज तक की जो शिक्षा की नीतियां बनी और जो उन लोगों ने किया, उस पर ये बहुत सामने में चुनौतियां हैं और धक्का है। हम जानते हैं कि हमारे जो शिक्षा के निर्माता जेपी नायक से लेकर के गैजू भाई बधेका और जितने हुए जो नीतियां बनी, उसमें जो बाद में फिर आरटीई राइट टू एजुकेशन मिला, जिसमें सबको शिक्षा की बात की गई, उसमें मतलब 1, 3 और 5 किलोमीटर पर स्कूल खोलने की बात की गई कि सबसे छोटा स्कूल 1 किलोमीटर पर, माध्यमिक 3 किलोमीटर पर, उच्चतर माध्यमिक 5 किलोमीटर पर। यह जो एक मतलब जो वचन था भारत सरकार का, जो हमारी सरकार का, कि सबको शिक्षा देने के लिए हम किए जाएं, उसको जो नई शिक्षा नीति है उस पर ग्रहण लगने वाला है। और यह जो सरकार का जो लोकतांत्रिक जो चरित्र है उस पर ये एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। अभी नई शिक्षा नीति जब लागू हुई थी तो उससे पहले एक मीटिंग हुई थी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ नीति आयोग की मीटिंग हुई थी, और उस नीति आयोग में साफ साफ कहा गया कि 80% जो सरकारी स्कूल होंगे वो बंद किए जाएंगे। और ये काम नीति तो बाद में लागू हुई है, 20 में लागू हुई है, 29 जुलाई 2020 को कदाचित, लेकिन ये काम धीरे धीरे लगभग 3-4 साल से हो रहे हैं। हम सभी अपने प्रतिभागियों श्रोताओं से चाहेंगे कि क्या इस तरह से स्कूल को, और ये देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि ये कोई आज का चलाया हुआ नहीं है। जब भूमंडलीकरण हुआ 1990 में, थाईलैंड, वो इस ऐतिहासिक घटना है जो थाईलैंड के जोमेतियन शहर में विश्व बैंक की एक गोष्ठी हुई, जो विकासशील देशों के द्वारा यह गोष्ठी हुई, और उसमें विकासशील देश के लोगों जो प्रतिनिधि थे उन लोगों ने हिस्सा लिया। और जो अनिल सदगोपाल हैं, जो बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, वो कहते हैं कि जब हिंदुस्तान के शिक्षा का इतिहास लिखा जाएगा तो वो इतिहास लिखा जाएगा जोमेतियन पूर्व हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था और उत्तर जोमेतियन हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था। उसमें पहली बार भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया था कि हम शिक्षा के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से पैसा लेंगे, और जब पैसा लेंगे तो कोई उतना जो है उदार नहीं है कि वो आपको उदारता में वो पैसा देगा। वो पैसा लेगा तो उसके अपने छल छद्म होंगे, अपनी उसकी योजनाएं होंगी, और वो योजनाएं कोई चुपा के नहीं, उसमें उन्होंने एक पुस्तिका जारी की, विश्व बैंक ने पुस्तिका जारी की। वो पुस्तिका पढ़िएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। 2 पंक्ति में उस पुस्तिका से आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उस पुस्तिका में था कि वैश्वीकरण, जो उसके उद्देश्य को लक्षित करता है कि वैश्वीकरण और बाजारीकरण की जरूरतों के संदर्भ में शिक्षा के जरिए मजदूरों की उत्पादन क्षमता और कमाई की को बढ़ाएगी। यानी कि शिक्षा का कुल लब्बो लबाब होगा कि वैश्वीकरण और बाजारीकरण को देखते हुए मजदूरों को संख्या में बढ़ोतरी करना, और इसी तरह से हिंदुस्तान में भी मजदूरों को शिक्षित करने के लिए, स्किल को देने के लिए ये शिक्षा हुई। तो वहां ये क्लियर था। तो उस समय में 1990 में यह जो सिस्टम था, यह जो विचार था, वो बाल्यावस्था में, आज वो यौवनावस्था में आ गया है, और अपने पूरे जोशों खरोश के साथ जो है सो वो इस चीज को के साथ समझौता जो है साथ हो गई है। और आप देखें तो जो नई शिक्षा व्यवस्था के जो अध्यक्ष रंगराजन साहब हैं, उन्होंने हिंदू को 27 जून 2019 में हिंदू को साक्षात्कार दिया
उनके उद्देश्य को आप समझ सकते हैं। साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों में भारी बदलाव हुए हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जरूरतों में बदलाव हुए हैं। देश निश्चित तौर पर 2 खरब की अर्थव्यवस्था से 5 खरब की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। यह एक डिजिटल समाज बनने के बिल्कुल कगार पर खड़ा है। क्या हम इस तरह की स्थिति के लिए तैयार हैं? यह जो 5 खरब की जो अर्थव्यवस्था बनने वाली है और उसमें जो डिजिटल माध्यम का की जो भूमिका है, उसके लिए तैयार करने की कोशिश, ये जो नई शिक्षा व्यवस्था है उसमें इस तरह के कोशिशों के प्रयास किए गए हैं। तात्पर्य यह है कि बड़े अर्थव्यवस्था को हम अधिक से अधिक स्कूल, अधिक से अधिक कॉलेज के माध्यम से नहीं, बल्कि डिजिटल मोड के माध्यम से इसको हम संबोधित कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब आप देखें कि मैंने स्कूल के बारे में तो आपको बताया ही, कॉलेज चूंकि इसमें जो प्रतिभागी हैं वो विशेष रूप से कॉलेज के प्रतिभागी हैं, तो हम आपको बताएं कि जो नई शिक्षा नीति की जो बात है, मैं बार बार कहता हूं कि जो नई शिक्षा नीति पर बात करते हैं उसमें से 1% भी लोगों ने जो उसका ओरिजिनल जो ड्राफ्ट है, जो अंग्रेजी में 650 पृष्ठों का है और हिंदी में 600 पृष्ठों के लगभग का है, उन्होंने नहीं पढ़ा है। वही बैकग्राउंड है पूरा के पूरे शिक्षा नीति की, और उसमें विस्तार से बताया गया है। तो उसमें जो है वो 3 तरह के कॉलेज बनाए जाएंगे, विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, एक हायरार्की बनाई जाएगी कॉलेज और विश्वविद्यालय की, और वो हायरार्की जो होगी वो होगी आपको अभी आज की तारीख में देश में जो सारे स्कूल कॉलेज मिला करके हैं वो 50,000 के आसपास है। और ये जो तीनों टाइप के जो स्कूल कॉलेज को मिला करके जो संख्या होगी वो होगी 12,300। यानी कि वह नीति कहती है कि जो एक टाइप का जो कॉलेज या विश्वविद्यालय होगा, जो शोध विश्वविद्यालय होगा, इस शोध विद्यालय जो होंगे वो 100 से 300, 100 से 300 का मतलब हुआ कि मिनिमम 100 होंगे, अधिकतम 300 होंगे। और जो टाइप 2 होगा, जो शिक्षण विश्वविद्यालय होंगे, वो 1000 से 2000 होंगे। और जो टाइप 3 का जो कॉलेज होगा वो जो होगा वो 5000 से 10,000 होगा। और जो पैसे का जो वितरण होगा, यह तो चमत्कार है नई शिक्षा नीति का। यह जो पैसे का जो वितरण होगा कॉलेज वाले को, यह जो टाइप 1 और टाइप 2 जो अभिजात्य कॉलेज, स्वाभाविक है कि अभिजात्य होंगे, इनको जो पैसे मिलेंगे, आप जोड़िए कि 100, 300 और 2000, अधिकतम को गिन लें तो 2300 के लिए 70% बजट होगा, और 10,000 के लिए जो है वो 30% बजट होगा। तो कुल मिलाकर के 50,000 जो अभी हैं वो रिड्यूस होकर के 12,300 पर आएंगे। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की क्या दुर्गति होगी। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 2032 तक शिक्षा विद्यार्थियों की संख्या को दुगुना करना, और 2032 तक 12,300 पर ले आना। यानी कि विद्यार्थी को हम दोगुना करेंगे और शिक्षण संस्था को 1/4 करेंगे। तो इसका मतलब है कि विद्यार्थियों को हम अधिक से अधिक ठूसेंगे, और ऑनलाइन ही जब होगी तो उसमें तो अनियमित, अनियंत्रित दोगुना क्या चौगुना विद्यार्थी भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चुनौती, जो निजीकरण की जो चुनौती है, और इस तरह से संख्या जब घटेगी
तभी नए नए तरह के विश्वविद्यालय जो विश्व में जो विश्वविद्यालय हैं, और ये भी एक गलतफहमी आपको मैं बता दूं कि जो मान लीजिए कि ऑक्सफोर्ड, मुझे 2 ही 3 विश्वविद्यालय का नाम मालूम होता है, हिंदी वाले आदमी हैं तो ज्यादा विश्व के विश्वविद्यालय का नहीं पता है, तो वो ब्रांड तो होगा वो, लेकिन जो शिक्षा की गुणवत्ता वहां दी जाएगी वही शिक्षा की गुणवत्ता यहां भी होगी, ये एक दिवा स्वप्न होगा। तो उस तरह के वो स्पेस देने के लिए उन विश्वविद्यालयों को ये एक लंबी योजना बहुत दिनों से चली आ रही है, और 4 साल का जो कोर्स करने का जो एक मकसद है उसके पीछे की भी योजना यही है, क्योंकि बाहर के विश्वविद्यालयों में 4 साल की डिग्री पर नामांकन होते हैं, तो पहले से उसके लिए एक भूमि भी तैयार की जाए। तो ये भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेज की जो औपचारिक जो विद्यालय और कॉलेजेज हैं, उनके सामने में जिस प्रकार से दूरस्थ शिक्षा आई थी और वो चुनौतियां सामने आई थी, उसी तरह से सुरसा के मुंह की तरह ये बड़ी चुनौतियां आ रही हैं। एक जो अगली चुनौतियां हैं जिससे हम सभी लोग रूबरू होते हैं, उससे जूझते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमारी जो अभी जो औपचारिक शिक्षाएं हैं उससे भी वो जूझती रही है, उससे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो रही है कि जो एक समता मूलक, न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष जो शिक्षा देने की बात है, उस चीज को नाम वाम तो लिए गए हैं, लेकिन उस चीज को बहुत ठोस रूप में, मुकम्मल रूप में कहीं भी बात नहीं की गई है। और जब हिंदू ने जब अध्यक्ष कस्तूरी रंगराजन से इस मामले में सवाल किया कि आपको जो 85% देश की जो जनसंख्या है, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, जो घुमक्कर जातियां हैं, जो तृतीय लिंगी हैं, जो विकलांग हैं, उन लोगों की शिक्षा के लिए इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं? इस पर उन्होंने तो एक तो गोल मटोल उत्तर दिया, कुछ ठोस नहीं कहा, और कहते कहते उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा नीति में वर्ण धर्म की कोई बात नहीं है, कॉमन बात है। लेकिन जब हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं, सामाजिक संरचनाएं कॉमन नहीं हैं, तो कोई भी शिक्षा व्यवस्था कॉमन कैसे हो सकती है? अब मान लीजिए कि विकलांग है और आप देश के 90% स्कूल कॉलेजेस में उनके लिए अलग से चढ़ने की सीढ़ी नहीं है। मैंने जहां विश्वविद्यालय में पढ़ाया है वहां मैंने देखा है कि 4थे तल्ला पर क्लास हो रहे हैं और विकलांग विद्यार्थी भी है, 4थे उसके लिए कोई स्लोप वाली सीढ़ी नहीं है। तो भाई एक समान व्यवस्था नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से वर्ण धर्म के बारे में भी ये बात कही जा सकती है। तो यह सब दिन से ये एक बड़ी चुनौती शिक्षा व्यवस्था के सामने में रही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत पहले से ही इस चुनौती को सामना करती रही है, लेकिन उम्मीद थी शिक्षा व्यवस्था में कि उस रूप में ये टारगेट करेगी, लेकिन ये पूरी तरह से मतलब असफल रही है, उसमें टारगेट नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर के जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के जो मैं आपको हम चाहेंगे कि कुछ बातचीत भी हो, तो अब सवाल हमसे जो पूछे जाएंगे उसमें हम चाहेंगे कि अपने सवालों, क्योंकि कई चुनौतीपूर्ण सवाल भी निश्चित रूप से आएंगे, और मैं कोशिश करूंगा जहां तक, क्योंकि सभी सवाल के जवाब नहीं हो सकते हैं। यह शिक्षा व्यवस्था की ही सबसे बड़ी बात है कि कोई शिक्षक चाहे कि हम सब सवाल का जवाब दें, वो संभव ही नहीं है। अच्छा शिक्षक वो होता है जो कहता है कि हमको भाई सवाल का जवाब नहीं है, तुम भी देखो, हम भी देखते हैं, इस सवाल पर बातचीत करते हैं, तो उस तरह से बातचीत होगी। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर हमारी ईमानदार कोशिश है कि हम शिक्षा के मामले में विश्व गुरु बने, तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था, जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है, जो फेस टू फेस लर्निंग है, उसको अधिक से अधिक समुन्नत करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक सभी लोगों के लिए
सभी लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने की आवश्यकता है और अधिक से अधिक सस्ती शिक्षा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि निजीकरण के गुण हो सकते हैं, लेकिन हमारे गरीब से गरीब परिवार के बच्चे कैसे शिक्षित होंगे, वो चीजें उसमें कहीं भी निर्धारित नहीं हो सकती है। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार पर एक गोष्ठी हो रही थी, उसमें एक शिक्षक बहुत आवेश में आ गए और उन्होंने कहा कि आप लोग निजीकरण के विरोध में बात करते हैं। मैं ऐसे सरकारी स्कूल के शिक्षकों शिक्षिकाओं को जानता हूं जो नालंदा ठीक से लिखना नहीं जानते हैं, और आप क्या बात करते हैं, शिक्षक खराब हैं इसीलिए निजीकरण हो रहा है। मैंने उन्हें हाथ जोड़ते हुए नम्र निवेदन के साथ कहा कि आप उस निजी सरकारी विद्यालय के टीचर को तो देख रहे हैं, लेकिन हमारे मधुबनी में जो सेंट हनुमान स्कूल है उसके टीचर को आप नहीं देख रहे हैं। वो तो नालंदा लिखने में संयुक्ताक्षर में गलती किया होगा, वहां के निजी स्कूल में तो नालंदा को लालंदा लिख देगा। तो जो प्राइवेट स्कूल में टीचर गुणवत्तापूर्ण है, ये एक भ्रम है। देश का सभी प्राइवेट विद्यालय सागर विद्यालय और डीपीएस आरके पुरम नहीं है। जिस आप निजी विद्यालय की ही कंपैरेटिव करना है, तो जिस कस्बा जिस गांव में सरकारी विद्यालय है, वहां के सरकारी विद्यालय से निजी विद्यालय की तुलना कीजिए। और जहां खाने के लिए स्कूल जाता हो, जहां 1 जून खाना मिल जाएगा, उसके लिए बच्चे जहां स्कूल जाते हो, वैसे बच्चों के लिए मतलब निजी विद्यालय सपने में भी संभव नहीं होगा। तो इस दृष्टि से उसको देखना है, न कि इस दृष्टि से देखना है गुणवत्ता के स्तर पर। अभी भी सरकारी विद्यालयों के टीचरों की गुणवत्ता अच्छी है, और अगर हमारी और सरकार की बौद्धिकों की नियत साफ होगी तो और अच्छी होगी। तो कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक हमारे देश के लोग शिक्षित हो पाए। कैसे हो पाए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समतामूलक शिक्षा मिले, तभी हम राष्ट्र गुरु बन सकते हैं। बहसोन्मुख शिक्षा हो, आलोचनात्मक शिक्षा हो, फेस टू फेस हम लोग बातचीत करें, झगड़ा करें, मन का झगड़ा नहीं करें, बातों पर विमर्श करें, डिस्कशन करें, और फिर हाथ मिला करके फिर जाकर के चाय पिए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था ही हमें विश्व गुरु बना सकती है, हमें लंबे समय तक टिकाऊ रख सकती है। दूसरी शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत उम्मीद नहीं है। ये मेरी सीमा हो सकती है, संभव है। तो मैं अपनी बात बहस के लिए, बातचीत के लिए, क्योंकि जो मैं बात सैद्धांतिक रूप से करता हूं उसको प्रायोगिक रूप से भी करता हूं, तो बातचीत के लिए मैं जितना अवकाश कॉलेज दे रहा है उससे अधिक अवकाश मैं दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कमलानंद जी। आपने बहुत विस्तार से गुरुकुल की शिक्षा परंपरा क्या थी, बौद्ध कालीन शिक्षा नीति परंपरा क्या थी, लोकतांत्रिक शिक्षा में किस तरह से कहां तक हम पहुंचे, और आपने शास्त्रार्थ से लेकर के प्रश्न पूछने की जो संस्कृति विकसित हुई उस पर जोर दिया, और ये भी कहा कि तभी हमारा देश जो है विश्व गुरु, हमारा राष्ट्र बन सकता है। ये सच है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ये प्रेम में तो चल सकता है, दोस्ती में तो चल सकता है, लेकिन अकादमिक दुनिया में जब तक दो मतों का टकराहट नहीं होगा तब तक उससे कोई तीसरा मत विकसित नहीं होगा। और खास करके हमारे भारतीय संस्कृति जो बहुलतावादी संस्कृति है, बहुलतावादी विचारधाराएं हैं, उसमें ये बहुत मौजूद हो जाता है। आपने ऑनलाइन शिक्षा की सीमा पर भी बात की और बेहिचक बात की, खुल के बात की, तमाम उसकी चुनौतियों पर और सीमाओं पर बात की। तो जाहिर है कि बहुत सारे प्रश्न हैं,
होंगे ही। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं शुरू करता हूं। कुछ टिप्पणी, कुछ प्रश्न। डॉक्टर गोपाल कुमार का प्रश्न सबसे पहले लूंगा। हमारे इस पूरे रिफ्रेशर कोर्स में प्रश्नों के सिकंदर डॉक्टर गोपाल कुमार जी है, तो इसलिए भी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले। तो गोपाल कुमार जी का पूछना है कि सर ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के ऐतिहासिक एवं सामाजिक संदर्भों पर विस्तार से प्रकाश डाला। आपने डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन की खूबियों के साथ खामियों पर भी चर्चा की। मेरा कहना है कि डिस्टेंस एजुकेशन के कारण खासकर गृहिणियां और नौकरी पेशा लोगों ने भी बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त की है, जिनके लिए ऑफलाइन या औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना लगभग संभव नहीं था। एक बात तो इनकी ये है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मैं आपकी राय से सहमत हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन की भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय आने जाने का खर्च, घर से दूर रहने का खर्च, घर से दूर जीवन यापन का खर्च आदि के हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डेटा का खर्च कम ही पड़ेगा। ऑफलाइन शिक्षा की ही तरह ऑनलाइन शिक्षा की भी कई चुनौतियां हैं और उनको दूर करने की आवश्यकता है। इसी के साथ इनका और एक प्रश्न है, वो भी मैं बोल ही दूं। आपने महत्वपूर्ण बात कही कि सरकारों ने स्वयं ही सरकारी संस्थाओं को खराब किया। बिहार का एग्जाम्पल दिया है आपने। मैं इनके प्रश्न को ले लूं तो अच्छा रहेगा। ये कह रहे हैं कि मानविकी विषयों खासकर साहित्य की उच्च शिक्षा की डिग्रियां भी रोजगार देने में असमर्थ रही है। आपके विचार से ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा को रोजगार से किस प्रकार जोड़ा जा सकता है? पिछले 20-25 वर्षों में जिस तरह से उच्च शिक्षा में बिहार का उदाहरण दिया है कि वहाँ विज्ञान की पढ़ाई हो रही है लेकिन प्रयोगशाला नहीं है, डिग्री हो रही। तो वैसे इनके प्रश्न में ही दोनों उत्तर जवाब हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पर टिप्पणी करें। नहीं, ये जो जितने भी प्रश्न ये कर रहे हैं बहुत अच्छे तरह से कुल मिला के जवाब भी ये दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो शिक्षा पर खर्च सरकार की ओर से कम किए जाएंगे वैसे वैसे प्रयोगशालाएं नहीं होंगी और शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त होगी। तो कहने का मतलब है कि और जहां तक डेटा और आने जाने का मतलब है, तो जो अच्छे विश्वविद्यालय होते हैं वहां सरकार की ओर से हॉस्टल की भी व्यवस्था होती है, रहने की भी व्यवस्था होती है, खाने पीने की भी व्यवस्था होती है। यानी कि जो सरकार, जो लोकोन्मुखी जो सरकार है, जिसको अपनी जनता के बारे में है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य, न्यूनतम दर पर शिक्षा और स्वास्थ्य या मुफ्त शिक्षा दे, इसकी व्यवस्था है। और अन्यान्य मामले में पैसे लिए जाएं अन्यान्य जगहों से, तो ये बात तो ये खुद भी कह रहे हैं, इसमें कोई खास नहीं है और कोई सवाल इस तरह से इनका नहीं है। एक प्रश्न है डॉक्टर राजकुमार भगत का, प्रश्न क्या टिप्पणी ही है। वो कह रहे हैं कि पहले दूरस्थ या ऑनलाइन शिक्षा पारंपरिक शिक्षा का पूरक हुआ करता था, लेकिन नई शिक्षा नीति पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को ऑनलाइन शिक्षा द्वारा क्या प्रतिस्थापित कर रही है? हाँ, इसमें तो कुछ नहीं, ऑनलाइन शिक्षा अभी तुरंत तो नहीं कर देगी। कोई भी प्रक्रिया जब चलती है तो वो हो सकता है, जैसे दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं स्पष्ट हो गई, तो दूरस्थ शिक्षाएं औपचारिक शिक्षा को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो ऑनलाइन शिक्षा जो है वो कर ही देंगी, आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि ऑनलाइन शिक्षा की सीमाएं भी स्पष्ट हो जाए तो औपचारिक शिक्षा है उसको शिफ्ट नहीं कर पाए, या वो सरकार की नीति और नियत का भी फर्क होता है। यानी कि जो पहले की सरकार थी उसकी नियत भी रही हो कि दूरस्थ शिक्षा को एक साइड में, जो लोग नहीं शिक्षा ले पाते हैं मजबूरी बस, उनके लिए ही मुख्य रूप से रहने दिया जाए, और औपचारिक शिक्षा के प्रति उनकी आस्था रही हो, इसलिए पूरी तरह से उन्होंने दूरस्थ शिक्षा नहीं किया। और ये सरकार हो सकता है कि पूरी तरह से धीरे धीरे 5, 10, 15 साल में कहे कि नहीं ऑनलाइन मोड ही कर देना है, तो मुख्य रूप से ऑनलाइन मोड हो जाएगा, हाशिए पर औपचारिक शिक्षाएं रह जाएंगी। तो ये तो भविष्य बताएगा कि ऑनलाइन शिक्षा की सीमा और सामर्थ्य और सरकार की नियत, ये दोनों मिला करके तय होगा
कि औपचारिक शिक्षा की दशा और दिशा आने वाले समय में क्या होने वाला है। जी, एक प्रश्न है डॉक्टर के झा का। प्रोफेसर कमलानंद झा जी को मेरा प्रणाम। औपचारिक और नई शिक्षा की खूबियां और खामियां को आपने सुंदर, सार्थक और विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत किया और हमारे समक्ष उत्पन्न नई चुनौतियों पर चिंतन और नई दृष्टि प्रदान करने के लिए आभार। मेरी आपसे यह जिज्ञासा है कि क्या नई शिक्षा नीति में शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। सीधा है, वह पढ़ के देख लें, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं। एक संजय जी का, डॉक्टर संजय जी का की टिप्पणी है, वो भी पढ़ देता हूँ। और आदरणीय झा सर जी को इससे रिलेटेड श्रीधरम जी, मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये सवाल कर रहे हैं कि घर घर तक शिक्षा जाए। घर घर की तो बात दूर है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जहां इतने से कम विद्यार्थी, कुछ संख्या निर्धारित है, उस एक्यूरेट संख्या मुझे याद नहीं है, जिस स्कूल में इतने से कम विद्यार्थी होंगे उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि हमारा देश ज्योग्राफिकली जो है वो बहुत विविध है। जहां पहाड़ हैं, नदियां हैं, बालू है, उसमें बच्चे कम ही होते हैं और उनको दूर दूर से वहां मतलब ज्यादा संख्या में नहीं ला सकते। दूसरी बात मेरा कहना है कि जो अगर बच्चे कम हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चे कैसे आए, ये नहीं कि अब कम है तो बंद कर देना चाहिए। अगर बाह में घाव हो जाए तो बाह थोड़े काट देनी है, कि उस घाव का इलाज करना है। तो ये घाव का इलाज नहीं करके बाह को काटने का उपक्रम है। इसलिए घर घर जाने का तो, शिक्षा ले जाने की तो बात ही नहीं है। घर घर की शिक्षा दिवा स्वप्न हो जाएगी अगर सही अर्थ में ये नई शिक्षा नीति, ये अलग सा विषय है कि नई शिक्षा नीति को कैसे लागू की जा रही है, किस दरवाजे से, इस पर तो कभी बात, ये अभी ये मंच नहीं है जिस पर हम ये सब बातचीत कर पाए, लेकिन कभी हमारे अगर श्रोता चाहेंगे तो उस पर अलग से हम बातचीत करेंगे। जी, एक डॉक्टर मृत्युंजय का कहना है कि एनईपी 2020 के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिली। वो जानना चाहते हैं कि यूजीसी जो 40% ऑनलाइन और 60% ऑफलाइन मोड को मिक्स करके जो करना चाहती है, इस पर थोड़ा और प्रकाश डालें। ये क्या प्रस्ताव है? मतलब वो उनको नया लग रहा है कुछ, इसके संदर्भ में जानकारी चाहिए। ये मैंने कहीं नोट करके रखा है। ये मतलब डेट में आपको बताना चाह रहा था कि उस डेट का यूजीसी का पत्र है। शायद कोई बात नहीं है, डेट नहीं भी मिलता है अगर तो मैं आपको बताता हूँ। सर्कुलर है यूजीसी का। हाँ, तो ये देखिए, ये मामला है कि वो कोई पत्र आया हुआ है, आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे हाँ तो वो आपको पत्र मिल जाएगा कि ऑनलाइन शिक्षा का यूजीसी लेटर फॉर ये। उसमें प्रस्तावना ये है, जब आप वो ठीक से ये ड्राफ्ट जो है उस ड्राफ्ट में ही विभाजन करके बताया गया हुआ है और उसका जो मैथमेटिकल बताया गया है, और मेरा मैथमेटिक्स की बहुत कमजोर है इसलिए उस मैथमेटिक्स को मैं नहीं समझ पाया। जिस तरह से आज तक मैं ग्रेड के गणित को नहीं समझ पाया उसी तरह से उसको, लेकिन उसमें कुल मिलाकर के कहना ये है कि पाठ्यक्रम का 40% जो है वो ऑनलाइन का प्रस्ताव है। यानी कि आप मान लीजिए कि 16 पेपर आप पढ़ते हैं पीजी में, तो उस 16 पेपर में जो प्रत्येक पेपर का जो 40 नंबर का सवाल होगा वो आपको ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे। तो वर्कलोड जो है वो ऑनलाइन का दूसरे हिसाब, तो फेस टू फेस क्लास तो होगा नहीं, ऑनलाइन होगा। वो आपको ऑनलाइन मटेरियल दे दिया जाएगा या कोई ऑनलाइन ऑडियो सुना दिया जाएगा या आपको ऑनलाइन कोई वीडियो दिखा दिया जाएगा या कोई टीचर ऑनलाइन आपको बता देगा। तो मेनली वो वीडियो ऑडियो की बात बार बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको इरिटेशन होने लगेगा कि इतनी बार ऑनलाइन वीडियो ऑडियो की बात क्यों कही जा रही है। अभी तो मैं शोध वोध के बारे में आपको बताया ही नहीं कि शोध के लिए क्या व्यवस्था है वहां, उस पर फिर अलग से कभी बातचीत। अद्भुत है, विलक्षण है शोध की बात भी जो है। तो उसमें है कि 40%
पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाए जाने की अनुशंसा है। और आपको बता दें कि कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने कमिटियां बना दी हैं कि आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको तैयार करना है, इस पर काम कीजिए, और उस पर काम हो रहा है। यूजीसी ने अलग से कमिटियां बनाई हैं, और अलग अलग जो विश्वविद्यालय थोड़ी हड़बड़ी में है, थोड़ा पॉइंट लेने के में हैं आगे आगे, तो उन लोगों ने भी अपना कमिटियां बना दी हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई को कैसे करना है। हमारे अलीगढ़ में कॉलेज है, वार्ष्णेय कॉलेज, हमारे एक अग्रज दोस्त हैं, उनके लिए कमिटियां बनी हुई हैं कि नई शिक्षा नीति को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए। उस कॉलेज स्तर पर कमिटियां बन रही हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन का ये एस्पेक्ट है। अभी तक बहुत मामला बहुत स्पष्ट नहीं है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है। मुझे लगता है कि ये अभी क्या, ये 10 साल पहले से 10-15 साल 2010 के आसपास से ही जो ईपीजी पाठशाला वगैरह की शुरुआत हो चुकी थी। सामग्री सब बन के तैयार है। जी जी जी, और लागू भी है ना। अब जितने भी पीएचडी की वाइवा होती है वो ऑनलाइन होती है। मैं समझ ही नहीं पाता हूं कि पीएचडी वाइवा का क्या अर्थ और महत्व था। मतलब टीचर सिर्फ वाइवा लेने नहीं आता था, वो टीचर आते थे वाइवा लेने के साथ 10, 20, 25, 50 विद्यार्थियों के साथ उनका मुखामुखम होता था। मान लीजिए कि नामवर सिंह, उदाहरण में बता रहा हूं कि नामवर सिंह कहीं वाइवा लेने के लिए गए, वो कॉलेज कभी नामवर सिंह को बुला नहीं सकता था, यानी कि उनका पैसा, आने जाने का खर्च, उनका रेम्यूनरेशन उतना नहीं दे पाता। लेकिन वाइवा के लिए उतना पैसा है तो नामवर जी आ गए। अब नामवर जी आ गए तो एक ऊर्जा आ जाती है, हिंदी विभाग में आ जाया करती थी उस कॉलेज, शहर के कॉलेज में, और उनसे बातचीत हुई, सेमिनार हुआ, उनका कोई विषय पर टॉपिक हुआ, तो एक बड़ा आयाम था पीएचडी वाइवा में टीचर को बुलाना। लेकिन वो अब सिमट के हो गया शोधार्थी, गाइड, हेड और वो एग्जामिनर। तो ऑनलाइन का यही है। एक संदीप, काफी प्रश्न है और टिप्पणियां हैं, मैं 2-4 और लेना चाहूंगा, 10 मिनट के लगभग है हमारे पास। शिक्षा, डॉक्टर संदीप कुमार जी का है कि शिक्षा क्षेत्र को कैसे लोक क्षेत्र का उपक्रम बनाए रखा जा सकता है, निजीकरण का भविष्य शिक्षा को कहां ले जाएगा? ये तो देखिए, उस पर तो मैंने बात कही ही है। निजीकरण जो निजीकरण शिक्षा को समाज के पूर्णतः अभी भी है, लेकिन वो पूर्णतः दो खेमे में बांट देगा। और अभी आज की स्थिति तक भी ये है कि कई स्कूल सरकारी अच्छे हैं, जिससे एकदम गरीब, दरिद्र, विपन्न परिवार का बच्चा पढ़ करके प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर हो जाता है। यह जो जब पूरी तरह से शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा, आप कल्पना कीजिए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो अभी निजीकरण के खुले हैं, उसमें मध्यम वर्ग के परिवार का बच्चा अपना नहीं दे सकता है, क्योंकि वहां पीएचडी का शुल्क जो है 10 लाख रुपया है। ये फॉरेन विश्वविद्यालय से बहुत कम है, लेकिन फिर भी पीएचडी का 10 लाख है। अब बताइए कि मध्यम वर्गीय परिवार का 10 लाख दे पाएगा? अब तो सोचना, जो जेएनयू में जो बिल्कुल नीचे तबके का बच्चा पढ़ करके पीएचडी करके विद्वान, स्कॉलर, पत्रकार बन जाते हैं, वो जब पूरी तरह से प्राइवेटाइज शिक्षा हो जाएगी और लोक व्यापीकरण से विमुख शिक्षा हो जाएगी, तो दिवा स्वप्न हो जाएगा किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए शिक्षा। जैसे आज किसी भी साधारण रोगी को मेदांता हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता है, मर जाएगा। मैंने देखा है मरते हुए, वही मेदांता में उसके इलाज हैं, इलाज होते हैं। लेकिन पटना का एम्स है, अगर उसी को दुरुस्त कर दिया जाए तो वहां भी इलाज हो सकता है। लेकिन वो एक दृष्टि का है, बहुत खर्च नहीं होते, मतलब जमीन आसमान के फर्क का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक नियत का फर्क पड़ता है कि हमको प्राइवेट हेल्थ को मजबूत करना है, प्राइवेट एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, तो सरकारी उपक्रम को कमजोर करना है। बिल्कुल, मतलब कि जो पब्लिक एजुकेशन है उसका विकल्प प्राइवेट एजुकेशन नहीं हो सकती। सर, एक इसी के साथ संदीप कुमार इसमें और एक प्रश्न जोड़ते हैं, क्या विषय क्षेत्र के स्तर से
पाठ्यक्रम क्या विषय क्षेत्र के स्तर से पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्चा उत्कृष्ट व एकीकृत करना आज के समय की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि ये दो बातें, इसमें दो बातें। एक तो उत्कृष्ट करना हमेशा आवश्यक होता है, मतलब आप अपने पाठ्यक्रम को नवाचार दृष्टि से परिवर्तन करते रहें, उसको मांझते रहें, ये तो बहुत जरूरी है। और बहुत तरह का लेख आपको बहुत तरह के शिक्षा में है, किस प्रकार से बाबा आदम दवाने का पाठ्यक्रम अभी भी चला आ रहा है। हिंदी में छायावाद के प्रोफेसर लोग साहब लोग भी बोलते हैं कि छायावाद के बाद का हमको कुछ अता पता नहीं है। लेकिन शिक्षा को केंद्रीकृत करने का जो मामला है, ये बहस की चीज है। केंद्रीकृत बहुत अच्छी बात होती है, केंद्रीकृत होनी चाहिए, लेकिन वहां होनी चाहिए जिस देश का चरित्र केंद्रीकृत है। लेकिन जिस देश का चरित्र जो है वो बहुलतावादी है, वो प्लूरल कंट्री है, प्लूरलिज्म जहां इस देश में इतना ज्यादा है कि जहां एक क्षेत्र के आदमी को दूसरे क्षेत्र के आदमी का न खान पान न भाषा बोली कुछ भी नहीं समझ में आता है, वहां अगर आप केंद्रीकृत कर देंगे तो वो कठिनाई होगी। और बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि नई शिक्षा नीति का फोकस केंद्रीकृत करने पर है। और ये अनावश्यक नहीं है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 या उससे पहले भी एक विकल्प था कि एनसीईआरटी जो है वो 5वीं 6ठी कुछ था, वहां तक तो केंद्रीकृत होगी, लेकिन उसके बाद जो है वो 70% ही केंद्रीकृत होगी और 30-20% जो है वो स्थानीयता के आधार पर उस चीजों में उसमें जोड़ी जाएंगी। उसी आधार पर एससीईआरटी का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ राज्य का। लेकिन इस नीति में जो है राज्य वाज्य को जो है, इसको राज्य राज्य भी आप कह सकते हैं, उसके स्कोप को नजरअंदाज किया गया है। बातें कुछ कुछ कही गई हैं कि नहीं ये भी होगा वो भी होगा, लेकिन अब बात आइए कि एक मैं राम शरण जोशी जी का पढ़ रहा था आदिवासी समाज और शिक्षा, उसमें उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक आदिवासी समाज है और तार पर से वो ताड़ी उतारने का काम करता है और उसको अक्षर का ज्ञान, उसको बहुत दिक्कत हो रही है उसको पढ़ने में। लेकिन वो बच्चा जो 12 साल का बच्चा है वो तुरंत 2 मिनट में तार के पेड़ पर चढ़ जाएगा। लेकिन जो कोई बीए एमए का बच्चा है वो तार का पेड़ पर चढ़ पाएगा? जितनी कठिनाई उसको बार बार सीखने के बाद ताड़ी के पेड़ पर, ताड़ के पेड़ पर चढ़ने में होगी, उतनी ही कठिनाई उसको वर्णमाला सीखने में होगी। हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस सीमा तक जाके विकेंद्रीकृत होना चाहिए कि अगर आदिवासी समाज है वहां का पाठ्यक्रम कैसे कैसे क्या होगा, हमारा दूसरा समाज है वहां के पाठ्यक्रम में हम कौन सी चीज ऐसा जोड़ें। इसीलिए जो द्वितीय मातृभाषा का जो कॉन्सेप्ट था, उस मातृभाषा के जो एनसीईआरटी के टाइम में माने कि जो मिजोरम तरफ की जो हिंदी पढ़ाई होती थी उसमें मिजोरम तरह की मातृभाषाओं का छौंक, शब्दों का प्रयोग, उसका परिचय हम लोग दिया, मतलब उसमें हुआ करता था। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्रीकृत तो भारत जैसे बहुलतावादी देश के लिए केंद्रीकृत शिक्षा तो अच्छी नहीं हो सकती है। हमारी जो सोच है, हमारा जो मानना है। जी, हमारे बीच समय की सीमा है, बातें तो और भी हो सकती है, प्रश्न भी और है, टिप्पणी। हमारे बीच हमारे प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष झा जी आ गए हैं और मैं उनको सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। के सामने मैं क्या बोलूं, बिल्कुल तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि इस पर टिप्पणी के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। धन्यवाद श्रीधरन जी। मैं नमस्कार, कैसे हैं कमलानंद जी? जी सर, जी ठीक है। कमलानंद जी का मैं आभारी व्यक्त करूंगा। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, औपचारिक शिक्षा की चुनौतियां विषय पर बहुत गंभीर और सुचिंतित व्यवस्थित व्याख्यान दिया है और मैंने काफी हद तक सुना है, बीच में 15 मिनट को छोड़ करके। तो
बहुत अच्छा लगा। और हर तरीके से, चूंकि ये जो रिफ्रेशर कोर्स है जिसमें उत्कृष्ट शिक्षक वर्तमान उसकी बदलती दुनिया में उसकी क्या चुनौतियां और उसके लिए क्या अवसर है, इस विषय को जब का चयन हमने किया था तो ये हमारे बात दिमाग में हमारी ये बात थी जरूर कि केवल उत्कृष्ट शिक्षक को तराशना या तलाशना ही हमारा काम नहीं है, उसके बहाने शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा नीति पर भी बात जरूरी है। बहरहाल चूंकि एक इस तरह से महामारी का दुष्प्रभाव और महामारी की वजह से एक चाहे या अनचाहे एक शिफ्ट हम लोग जो क्लासरूम की टीचिंग है, जो फिजिकल मोड में जिस तरह से पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, सीखते सिखाते रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक तब्दीली आई और हम चाहे अनचाहे वर्चुअल मोड में या ऑनलाइन मोड में भी तो जुड़े ही हैं। ये भी एक सच है और इसको भी तो मानना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि समाज की सच्चाई से कटकर न तो कोई शिक्षा या शिक्षा व्यवस्था और न ही कोई विश्वविद्यालय और न कोई शिक्षा तंत्र किसी देश का सफल हो सकता है। तो समाज तो उसके मूल में रहना ही चाहिए। और जिस तरह से गुरुकुल से लेकर के और गुरुकुल की परंपरा से प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों की आपने बात की, आपने जो बौद्ध परंपरा की और बौद्ध परंपरा में जो शिक्षा व्यवस्था की बातें थी उसको भी आपने सराहा, और वहीं भाषा के अंतर को भी कि गुरुकुल की भाषा संस्कृत की भाषा जो प्रबुद्धों की भाषा थी और जो बौद्ध जो आश्रम थे उसमें किस तरह से जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, चाहे वह अपभ्रंश था या प्राकृत थी, वो भाषाएं थी जो आम बोलचाल की भाषा थी, तो वो बात भी आपने कही। लेकिन कहीं ना कहीं जब शिक्षा नीति की बात हम करेंगे तो ये भी देखना जरूरी होगा कि यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं या जो भाषाएं हैं या हिंदी है या क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन पर भी कहीं ना कहीं एक जोर है। तो कुछ सकारात्मक नकारात्मक पहलू हर चीज के हैं, इसको हम सबको समझना चाहिए। उत्कृष्टता की बात आपने बहुत अच्छी की कि शिक्षक क्या हर व्यक्ति को समाज में समय और समय के बदलाव के साथ उत्कृष्ट होने और अपने आप को परिष्कृत करने का प्रयास करते ही रहना चाहिए। हम लोग आज शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर बातचीत कर रहे हैं, यह भी एक संयोग है। बिल्कुल। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके जन्म दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं और उसका इस साल 60वां साल है। तो अपने विदाई समारोह में जब वो राष्ट्रपति भवन से रुखसत हो रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षक को हमेशा ही कुछ नया सीखने का और बेहतर होने का प्रयास करते रहना चाहिए और कभी यह नहीं सोच लेना चाहिए कि जो है वही अंतिम है। और यही उत्कृष्ट शिक्षक के लिए जरूरी है कि हम लोग जिस तरह से भी हो अपने आप को उत्कृष्ट बनाए रखने के लिए, चाहे पाठ्यक्रम के स्तर पे हो या अधिगम के स्तर पे हो या शिक्षण के स्तर पे हो या अध्यापन के स्तर पे हो या तकनीक के स्तर पे हो या प्रणाली के स्तर पे हो, अपने आप को कहीं न कहीं समय के साथ बदलते रहना जरूरी है। ये बहस शुरू से चली है और आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी कि शिक्षा का निजीकरण हो या नहीं हो। और ये बात बिल्कुल आपने कमलानंद जी ने सही कही कि अगर जो सरकारी स्कूल नहीं होते तो हम जैसे लोग आज जहां हैं वहां नहीं होते। ये भी एक सच है, इसको तो मानना ही पड़ेगा। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि हमारे जैसे लोग आज अगर किसी कॉलेज के दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राचार्य हैं तो शायद यहाँ नहीं पहुंचते, क्योंकि इतने संसाधन हमारे माता पिता के पास थे नहीं कि हम किसी निजी स्कूल से पढ़ करके, निजी महाविद्यालय विश्वविद्यालय से पढ़ करके यहाँ तक पहुंच पाते, वो संभव नहीं था। इस बात की ओर तो नीति निर्धारकों को हमेशा सोचते रहना चाहिए। और भारत का जो बहुविध समाज है, जो हमारी बहुलता है, उस बहुलता को भी समझना चाहिए, जिसकी बात आपने बखूबी कही कि चाहे वो
किसी भी क्षेत्र विशेष का हो या राज्य विशेष का हो या आदिवासी समाज का हो या दूर दराज के उत्तर पूर्व भारत के समाज का हो, जब शिक्षा की नीति और उसका पाठ्यक्रम निर्धारित हो तो निश्चित रूप से उन चीजों को तवज्जो दिया जाना चाहिए। आपने वाकई बखूबी तरीके से अपने इस विषय पर अपना व्याख्यान दिया है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे कॉलेज के लिए, हमारे इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए हमारी IQAC टीम और हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके अनुरोध को स्वीकारा, आप आए और आपने हम सब लोगों का ज्ञानवर्धन किया, हमको नई नई जानकारियों से अवगत कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीधरन जी। जी बहुत बहुत आभार सर। आपकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो ये अकादमिक दुनिया का मंच है, कॉलेज का मंच है, विश्वविद्यालय का मंच है, यहाँ बहुलता रहे। और इसलिए जो ये 2 सप्ताह का अभी जो हमारा रिफ्रेशर कोर्स हुआ, इससे पहले सिनेमा पर हुआ था, तो प्रतिभागियों ने देखा होगा कि इसमें हर तरह के चाहे वो तकनीकी के लोग हों, विज्ञान के लोग हों, इतना ही नहीं विचारधाराओं को भी सामंजस्य करने का प्रयास करते हैं ताकि शिक्षा का पूरा जो परिदृश्य है वो सामने आए। और बड़ा हम लोग ऊर्जान्वित और आनंदित हो रहे हैं कि आज हमारा सेकेंड लास्ट डे हो रहा है। कल हम लोग शिक्षक दिवस मनाएंगे और परसों फिर इस रिफ्रेशर कोर्स का जो है वो अंत होगा। तो सर आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कमलानंद जी का आभार। कमलानंद जी आपको हमारे IQAC टीम की कन्वेनर विनीता तुली की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से, हमारी पूरी टीम दिन रात ऐसे लगी रहती है कि आपको क्या बताएं। लगता है पूरे इसमें पूरा श्रेय हमारे प्राचार्य महोदय का है कि एक पूरे परिवार की तरह हमारे जो लेक्चरर एसोसिएट लोग हैं वो लोग इसमें टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और वो अपने विषय के, कोई साइंस के प्रोफेसर हैं, कोई आर्ट्स के हैं, कोई कॉमर्स के हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं कि हमें टेक्निकल सपोर्ट देने में कोई दिक्कत है। तो हर आदमी, ऐसा लगता है कि हर आदमी ही यहाँ पर बॉस है, सब तो एक यूनिट के रूप में। तो इसीलिए सबकी तरफ से आपको आभार, सबको धन्यवाद। फिर हम लोग परसों मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। विनीता तुली मैम अगर कोई घोषणा करनी हो तो आपका स्वागत है। Thank you, Sridharam ji. On Monday, that will be the last day of our refresher course. So it's a request that please, there are around 50 participants who are not. आभार।